हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे, अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाले यूजी नेट टीजीटीपीटी आदि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकों की यहाँ एक सूची दी गई जिसमें से कौन सी पुस्तक है जो रजनी कोठारी ने लिखी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है इसमें, पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक है रजनी कोठारी ने लिखी है और ये भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध और इन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन्होंने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक है उसको लिखा है। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ये रमेश ठाकुर ने लिखा है। ठीक है, ये पुस्तक रमेश, ठीक है, ठाकुर उन्होंने लिखा है, इसके राइटर हैं। और ये है इंडिया विद फ्रीडम, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि मौलाना, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। और फ्रीडम एट मिडनाइट जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी है जो है कॉलिंस, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है ये, फ्रीडम एंड एट मिडनाइट। ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का भाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। देखिए, लोकतंत्र जो है उस राजनीतिक सत्ता का घोतक होता है जहां श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है। और श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही समाजवादी राज्य व्यवस्था की क्या है, पहचान है। ठीक है, समाजवादी राज्य जो व्यवस्था है उसकी ये पहचान है, क्या, श्रमजीवी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। तो राजनीति लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का होता है जिसमें हो श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का, ठीक है, संघीय व्यवस्था का नहीं है, लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सुदृढ़ न्यायपालिका, या डी ऑप्शन है प्रतिबद्ध नौकरशाही। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। यानी संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण सुदृढ़ न्यायपालिका, लिखित संविधान। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इस पॉइंट का ध्यान दे कि नहीं है पूछा है, तो इसमें प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है, संघीय व्यवस्था का नहीं है पूछा है। तो संघीय व्यवस्था में है क्या क्या, लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है और सुदृढ़ न्यायपालिका होती है। ठीक है, तो इसमें संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य सुदृढ़ न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, प्रतिबद्ध नौकरशाही एकात्मक शासन प्रणाली का लक्ष्य होता है। किसका लक्षण होता है, एकात्मक शासन जो होता है उसका लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लुसियन पाई की राय में राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम है राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, बी ऑप्शन है विकासशील समाजों का उदय, सी ऑप्शन है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय और डी है संकट निवारण का नियंत्रण संयंत्र। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय। लुसियन पाई की राय में राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम क्या हो सकता है, वो है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, में राजनीतिक विकास को संस्कृतियों के विसरण के रूप में देखा और कहा कि पुरानी जीवन शैली को नई प्रकार की मांगों के अनुरूप ढालना चाहिए। जो पुरानी जीवन शैली है उसको किसमें, नई, ठीक है, तो पुरानी जो जीवन शैली है उसको नई प्रकार की जो मांग है उनके अनुसार क्या करना चाहिए, उनके अनुसार ढाल लेना चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उद्भव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक उत्तरदायित्व हो, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है कि मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये नहीं है। यानी मंत्रिमंडल इसमें संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो कैबिनेट होता है किसके, जो निम्न सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, निम्न सदन के प्रति, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का कार्य करती है। और निम्न सदन जैसे लोकसभा है और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली में कैबिनेट राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित देशों में से किसी एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वह कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो निम्नांकित देशों में से किसी एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वह कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और इस व्यवस्था में पृथककरण का सिद्धांत कार्य करता है, और इस व्यवस्था में राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है, और जबकि संसदीय व्यवस्था में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? जॉन स्टुअर्ट मिल, जे जैक्स रूसो, थॉमस एयर, एच जे लास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी थॉमस एयर। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रतिपादन अंग्रेजी विचारक थे, ये थे थॉमस एयर के द्वारा 1815, ठीक है, 1815 में किया गया था। और इससे पूर्व डेनमार्क के मंत्री कार्ल एंड्रे ने 1793 ईस्वी में इस पद्धति का विकास किया था। कहाँ के थे? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के मंत्री थे, इनका क्या नाम था मंत्री का? कार्ल एंड्रे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें डिटेल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसकी तह तक हमें जाना चाहिए, उसके बारे में सारी चीजें हमें जानना चाहिए जितना संभव हो सकता है। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में जरूर कराऊं, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए। कमेंट करेंगे तो हम एक दूसरे से क्या है, जुड़े रहेंगे। ठीक है, और तभी मैं आपको समझ पाऊंगी और आप मुझे समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ना और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें यह है कि मंत्री कार्ल एंड्रे ने 1793 में, ठीक है, बिल 1793 में 1793 ईस्वी में इस पद्धति का विकास किया था। और इस प्रणाली में मतदाताओं को समस्त प्रत्याशियों के नाम की सूची सौंपी जाती है तथा मतदाता अपनी प्राथमिकता का चयन करते हुए समस्त प्रत्याशियों के कुछ प्रत्याशियों को अपना मत दे सकते हैं, जैसा कि होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नांकित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? 8 क्वेश्चन हो जाएगा, और राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहले देखते हैं हम, गरीबों को समुचित प्रतिनिधित्व, बहुसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व, या सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वह प्रणाली होती है जिसमें मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रखता है। जैसे पहला मत, ठीक है, फिर दूसरा मत, यानी पहले पे दिया वोट, फिर दूसरे नंबर पे दिया, इस तरीके से। तो इसमें अपनी पसंद के क्या है, क्रम वाइज, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। तो पहली पसंद के क्रम में रखते हुए ताकि बहुमत के साथ साथ अल्पमत और अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि में किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायता है? अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का
उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बिंदु पर अधिक बल देता है? तनाव प्रबंधन, सांस्थीकरण, आर्थिक वृद्धि, मानव अधिकार। और 9th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सांस्थीकरण। राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, और संस्थागत व्यवस्थाएं ही, जो संस्थागत ठीक है व्यवस्थाएं होती हैं, वही सही तरीके से क्या होता है, राजनीतिक ठीक है राजनीतिक विकास ला सकती हैं संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं। और पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य लक्षण जो है लक्षण स्वीकार किए थे, और जिसमें है समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण। ठीक है, पहला क्या है, समानता, दूसरा क्या है इसमें क्षमता, और तीसरा क्या है विभेदीकरण। ठीक है, विभेदीकरण। ठीक है, 3 चीजें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 10 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। 10th क्वेश्चन है, भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1971। तो भारत एवं रूस के बीच शांति मैत्री, ठीक है, सोवियत है ये तो रूस, जैसा कि तो भारत एवं रूस के बीच शांति मैत्री सहयोग की संधि 1771 में हुई थी, और जो है सॉरी 1971 में हुई थी। तो 1971 में हुई थी, और सन 1971 में बांग्लादेश के संकट ने, ठीक है, बांग्लादेश के संकट ने भारत और सोवियत संघ में अभूतपूर्व मैत्री स्थापित करवा दी थी, और यह संधि 20 वर्षीय थी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए थी? 20 वर्ष के लिए थी। तो भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी? तो 1971 में ये हुई थी। ठीक है, और 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।